मैं और थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, शायद और ज्यादा क्लियर हो जाए। हाँ जी देखिए बेटा, और मेरे ख्याल से और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। देखिए बेटा, जब हम चैप्टर नंबर इसकी बात करते हैं, चैप्टर नंबर थर्ड की, चैप्टर नंबर थर्ड हमारे पास चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए बेटा, जो ये वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके दो वर्ड से मिलके बना है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। और केमिस्ट्री आप रीड करते हो किसके बारे में, केमिकल्स के बारे में। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, तो मेनली हम बात करते हैं बेटा किसके अंदर, सिंपल, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी और द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री is the branch of chemistry which deals with the, किसके साथ डील्स करते हैं बेटा, जब हम बात करते हैं यानी केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करना, इलेक्ट्रिकल में, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करना, केमिकल में। तो इसकी स्टडी के साथ डील करती है, ठीक है बेटा, किसके साथ स्टडी करती है, इसकी स्टडी डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिकल में, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और रिएक्शन which occur spontaneous, ठीक है बेटा, which occur spontaneously, ठीक है बेटा, यानी स्टडी ऑफ केमिकल एनर्जी which occur spontaneous to convert into chemical or electrical। ये हम स्टडी करते हैं बेटा किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये तो पार्ट हो गया फर्स्ट। अब पार्ट सेकंड की जब बात करते हैं बेटा, आल्सो electrical energy into, also electrical energy into chemical energy। बाय पासिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम जब क्या करें बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें पास करें, जब हम केमिकल में पास करते हैं तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हमारी केमिकल एनर्जी में। और ये हमारे पास क्या होती है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि जितना आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करोगे केमिकल एनर्जी में, उतनी ही क्या होगी, आपकी रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। और जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बंद कर दोगे तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होना बंद हो जाएगी। तो ये कौन सी प्रोसेस है हमारे पास, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है बेटा, कौन सी है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरली हमने बात करी दो रिएक्शन की, कौन कौन सी, एक हमने बात करी बेटा किसकी, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। और केमिकल जब एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में, तो वे सारे के सारे हमारे जो सेल हैं दैट आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जो ये चैप्टर है बेटा हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और दूसरा जाएगा बेटा जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें और इलेक्ट्रिसिटी से किस में कन्वर्ट करें, केमिकल में, तो वो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है बेटा। तो हम जब बात करेंगे तो एक एक करते हुए इस चैप्टर को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, ठीक है बेटा। चलिए,
तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। अब इसमें जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं बेटा साथ साथ में आप नोट करते रहना मेरे, मैं आपको 2-2 मिनट दूंगा नोट करने के लिए। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए इतना सा, ठीक है बेटा, क्योंकि मैं आपको जब नोट दूंगा तो वो नोट्स बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि वे नोट्स में से जो हमारे पास सिलेबस से हट गया वो टॉपिक भी होगा, ठीक है ना। तो उसमें से आप लोग ये इसकी स्क्रीन, आप जब पूरी स्क्रीन आ जाए तो या तो आप इसका क्लिक कर लेना स्क्रीन का, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हाँ जी ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे डिवाइस होते हैं जो जब कभी भी एनर्जी लिबरेट होती है, किसकी वजह से, ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में ऑब्टेन हो, आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रो केमिकल सेल are those device which convert the chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर दे बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे, ठीक है बेटा, दैट आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहला जो हमारे पास सेल था दैट इज डैनियल सेल, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 के अंदर, रिडॉक्स के अंदर। कौन सा था हमारे पास, जिंक कॉपर सेल, एंड दैट इज नोन एज डैनियल सेल। और बाद में जब इसकी कंसंट्रेशन को हमने 1 मोलर कर दिया था, एडवांस कर दिया था, और उसको फिर हम क्या कहते थे, और गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, और गैल्वेनिक सेल। तो हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा नोट कीजिए इसको। कौन सा बच्चा है, एक बार लॉबी में ले लेता हूं बेटा, प्रतीक। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए बेटा आपको अभी तक। हाँ जी बेटा, अरे मेरी आवाज सर आप एक भी बार नहीं फिर आ से रही। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बता दो। देखो बेटा, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, कन्वर्ट करते हैं किसको, केमिकल एनर्जी। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन अकर करते, देखिए जैसे हम बात करते हैं बेटा, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पूरे को। ये आपने नोट कर लिया बेटा इतना सा। तो मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनिक सेल और यस सर। डैनियल सेल। ठीक है, नोट कर लिया आपने। तो एक काम कीजिए बेटा, मैं साइड में जाता हूं, आप लोग इसकी एक बार क्लिक कर लीजिए अपनी स्क्रीनशॉट, तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। एक्चुअली में जब मैं यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगे, आपको नोट्स दे दूंगा मैं, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे का, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए कहां तक है, हाँ चलिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट सेल था बेटा, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। और जब हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल, मैं आपको बता दूंगा दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, और ये सिलेबस में नहीं आएगा ऐसे, क्योंकि इसके बेस, क्योंकि जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ में आ जाएगा तो इसके बाद जितने भी सेल है वे सारे समझ में आएंगे।
देखिए बेटा, जब हम गैल्वेनिक सेल को एक्सप्लेन करते हैं तो हम सबसे पहले जो हम साइंटिस्ट ने देखा, डेनियल ने, इसके पास 2 बीकर लिए थे। क्या लिए थे बेटा? इसने सबसे पहले 2 बीकर लिए और एक बीकर के अंदर इसने क्या किया बेटा, वन इज फिल्ड विद जिंक सल्फेट। ये हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है बेटा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। और आप भी जाते बेटा, एक्वस, जब ZnSO4 की बात करते हैं, एक्वस का मतलब क्या हो गया? पानी। और पानी के अंदर ZnSO4 टूट जाता है Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास जिंक का काम है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, जो हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिस चीज की इलेक्ट्रोड होते हैं उसका सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं। और ये हमारे पास क्या हो गई? जिंक इलेक्ट्रोड। ये बेटा किसकी होगी इलेक्ट्रोड? जिंक की इलेक्ट्रोड होगी। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला पार्ट लिखूंगा, तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है बेटा? एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास है Zn2 पॉजिटिव, ये आपके पास एक्वस। और ये आपकी क्या होगी बेटा? जिंक इलेक्ट्रोड। और जिंक इलेक्ट्रोड को आपने डिप कर दिया किसके अंदर? ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर। अब क्या किया, दूसरी जो इलेक्ट्रोड ली हमने, दूसरी इलेक्ट्रोड किसकी थी? कॉपर। ये हमारे पास कॉपर की इलेक्ट्रोड, और कॉपर की इलेक्ट्रोड डिप की गई है बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये है, सटका देगा ओ आराम से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। और बेटा अगेन हम जब बात करते हैं, CuSO4 टूट जाए किसमें? Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में। तो इसमें से हम सिर्फ क्या लेंगे? कॉपर का पार्ट लेंगे। किसका पार्ट लेंगे? कॉपर, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब आपने क्या करा, इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया और यहां पे आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। और गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी क्या करता है? नोटिस करता है। अभी देखिए बेटा, ये हमारा सर्किट आउटर कंप्लीट हो गया, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम इसके अंदर क्या लगाते हैं? साथ में एक सॉल्ट ब्रिज भी ऐड करते हैं। ये हमारे पास आ गया सॉल्ट ब्रिज। और आप भी जानते हैं बेटा, सॉल्ट ब्रिज किसका बना होता है? जब हम सॉल्ट ब्रिज की बात करते हैं तो ये हमारे पास होता है किसका? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 का। इसको हम बॉइल करते हैं किसके साथ? अगर अगर के साथ। एंड लेटर ऑन कूलिंग विद, लेटर कूल करने के बाद ये क्या हो जाता है बेटा? आपका सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉल्ट ब्रिज के अंदर। ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है बेटा? आपका एक तो सेल को कंप्लीट करता है, दूसरा आयंस को प्रोवाइड करता है। और ये मैंने लास्ट ईयर आपको रिडॉक्स चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया था सोल्ट के अंदर, चैप्टर नंबर 7, जो हमने दूसरा ही चैप्टर किया था रिडॉक्स का, उसमें। और मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, यहां पे इसका यूटिलाइजेशन। अब देखिए बेटा, आउट ऑफ कॉपर एंड जिंक विच वन इज मोर रिएक्टिव? आप भी जानते हो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसका पोटेंशियल भी क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा? जो जितना ज्यादा रिएक्टिव उसका पोटेंशियल हाइयर होगा। अब मुझे बताइए, आउट ऑफ जिंक एंड कॉपर, इन दोनों में से किसका पोटेंशियल हाइयर? आप भी जानते हो जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? हाइयर। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो जिंक पे टेक प्लेस करेगी। तो जैसे ही बेटा जिंक सॉलिड रिएक्शन टेक प्लेस करी, तो क्या किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया Zn2 प्लस प्लस एक्वस में। और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए इसने? लिबरेट कर दिए। एंड दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन। तो ये हमारी कहलाती है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और रिएक्शन यहां पे भी कॉपर में भी होती है बेटा, सेम। कॉपर सॉलिड चेंज होता है कॉपर 2 प्लस में। देखो दोनों पे रिएक्शन टेक प्लेस करती है, एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन। बट होता क्या है बेटा, क्योंकि ये इसका पोटेंशियल हाइयर है, तो इसकी रिएक्शन क्या होती है? फास्ट होती है। और इसकी रिएक्शन कैसी होगी? एज कंपेयर टू जिंक ये रिएक्शन कैसी होगी? स्लो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे क्या करती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव। और जब हम नेगेटिव की बात करते हैं एज कंपेयर टू दिस वन, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी।
इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं नेगेटिव, और नेगेटिव को आप क्या कहते हो? एनायन। और ऐसी इलेक्ट्रोड जो एनायन हो, तो इन दोनों से मिलके बन गया हमारे पास एनोड। ठीक है बेटा, देखो यहां से मैंने ये पूरा रब कर दिया, देखो ये क्या बन गया हमारे पास? एनोड। इसलिए इस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं, और एनोड हमारे पास क्या होती है? नेगेटिव होती है। किसके अंदर? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। जब ये नेगेटिव है, ऑटोमेटिकली इसका पोटेंशियल कम है, तो ये कैसी हो जाएगी? इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव। और पॉजिटिव को आप क्या कहते हो? कैटायन। और ऐसी इलेक्ट्रोड जो कैटायन हो, तो उन दोनों को मिक्स करके क्या बन गया? कैथोड। कैथोड। बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा। चलिए, तो ये हमारे पास बना कैथोड। आप देखिए हुआ क्या, ये रब कर देता हूं मैं। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे जिंक के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे, तो पोटेंशियल एनोड के ऊपर ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे हायर पोटेंशियल से कहां पे? लोअर। तो हमारे बेटा जो इलेक्ट्रॉन है वे इस डायरेक्शन में क्या करेंगे? मूव करना शुरू कर देंगे। कहां से? एनोड टू कैथोड। अब क्या होगी बेटा? इसीलिए जो ये ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करी, ये कौन सी इलेक्ट्रोड पे टेक प्लेस करी? एट एनोड पे। इस पे टेक प्लेस करी एट एनोड, ऑक्सीडेशन। तो देखिए एट कैथोड पे क्या हुआ? कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, और यहां पे रिडक्शन के अंदर होगा क्या बेटा? ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय कॉपर 2+ आयन। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्वस के अंदर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो किसमें चेंज हो गया? कॉपर सॉलिड में। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर हम जब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, तो इन दोनों रिएक्शन को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या रिएक्शन आएगी? Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये आपके पास कहलाता है बेटा डैनियल सेल। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन आपके एनोड से कैथोड पे जाएंगे, और जो हमारे पास करंट होगा, क्या होगा बेटा? करंट। करंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है, तो करंट आपका कैथोड से कहां जाएगा? एनोड की तरफ मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन। इस टाइप से बेटा करंट फ्लो किया, और गैल्वेनोमीटर में क्या कर दिया? डिफ्लेक्शन शो कर दिया। तो इस टाइप से द फर्स्ट सेल आपका कौन सा बन गया? गैल्वेनिक सेल। अब सुनो, इसको और डैनियल सेल बना, इसको गैल्वेनिक सेल कब कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में भी आता है। जब बेटा इस एक्वस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को, अभी मैंने कंसंट्रेशन मेंशन नहीं करी, सिर्फ मैंने जिंक सल्फेट लिया, जब हम इस एक्वस की कंसंट्रेशन ले लेते हैं 1 मोलर, और यहां पे भी क्या हो जाती है? 1 मोलर कंसंट्रेशन होती है, देन द डैनियल सेल इज नोन एज गैल्वेनिक सेल। तब हम किसी भी एक डैनियल सेल को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ये समझ में है कि इनमें छोटा सा डिफरेंस है। डैनियल सेल में किसी भी टाइप की कोई कंसंट्रेशन मेंशन नहीं करते, बट गैल्वेनिक सेल में हमेशा कंसंट्रेशन को मेंशन किया जाता है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 1 मोलर। आप देखिए, इसके बाद हम दूसरी चीज निकलते हैं बेटा, ये तो हमारे पास होगी एनोड कैथोड रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास होती है सेल रिप्रेजेंटेशन। जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं बेटा, तो देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे लिखते हैं? तो देखिए सबसे पहले रिएक्शन हमारी कहां टेक प्लेस करी? एनोड। सबसे पहले रिएक्शन एनोड पे टेक प्लेस करी, उसके बाद रिएक्शन टेक प्लेस करी कहां पे? कैथोड पे। और एनोड और कैथोड को कौन सेपरेट कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज। इसलिए सॉल्ट ब्रिज को हम डबल साइडेड एरो से डिनोट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा किसको? सॉल्ट ब्रिज को। ठीक है बेटा, आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एनोड की रिएक्शन लिखेंगे। एनोड में क्या हुआ? जिंक हमारा जो सॉलिड है वो चेंज हो गया किसके अंदर? Zn2+ एक्वस के अंदर। देखिए साफ साफ एनोड के अंदर जिंक सॉलिड चेंज हुआ Zn2+ एक्वस के अंदर। अब जब बात करते हैं हम गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखने, किसकी बेटा? गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन। और जब हम गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, तो यहां पे साथ साथ में हम इसकी कंसंट्रेशन को भी क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। तो यहां पे एक्वस के बाद ये किस में है? जिसकी 1 मोलर कंसंट्रेशन।
उसके बाद क्या आ गया आपके पास, सोल्ट ब्रिज। अब आएगा, अब देखिए ये बेटा सॉलिड में है और ये एक्वस में, दोनों की स्टेट अलग अलग है, तो अलग अलग है इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको सिंगल स्लैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इन दोनों को क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया, तो सिंगल स्लैश से। अब देखिए उसके बाद हमें किसकी रिएक्शन लिखनी है, कैथोड की। कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा, कॉपर 2 प्लस एक्वस, कॉपर 2 प्लस एक्वस, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी कितनी है, 1 मोलर। और उसके बाद किसमें चेंज हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। और देखो दोनों की स्टेट अलग है, इसलिए हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, सिंगल स्लैश से। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले एनोड की लिखते हैं, उसके बाद कैथोड की रिएक्शन लिखी जाती है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं बेटा, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल हम निकालते हैं। तो ई नॉट सेल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हमने 11th में सीखा था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये इसको निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। और हमेशा याद रखना बेटा, मोस्ट ऑफ द केस में 90% यानी 99% जो आपके पास ई नोट सेल आएगी, इट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। यदि किसी भी तरह से आपकी नेगेटिव आ रही है तो समझना बेटा कि ई नोट सेल आपने गलत निकाल दिया। तो 99% 1% चांस कब होता है बेटा, वो भी मैं आपको केस बताऊंगा, बट जितने भी सीबीएसई में क्वेश्चन आएंगे उसमें हमेशा ई नोट सेल क्या होगी, आपकी पॉजिटिव आएगी। अब किसी भी एनोड और कैथोड को जब सेल रिप्रेजेंटेशन ना दे रखी हो तो एनोड और कैथोड कैसे पहचानेंगे, तो याद रखना बेटा, जिसकी भी किसी भी ई नोट वैल्यू जिसकी छोटी है, स्मॉल है, ई नोट वैल्यू क्या है, स्मॉल है, वो हमेशा किसकी तरह एक्ट करेगी, आपकी एनोड की तरह एक्ट करेगी। और जिसकी ई नोट वैल्यू बड़ी है, दूसरे के रिस्पेक्ट में बिगर है, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगी, कैथोड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूं आपको। मुझे एक एग्जाम्पल याद है, कॉपर का और जिंक का याद है। देखो जब हम बात करते हैं कॉपर की, तो ई नॉट कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर, ये हमारे पास होती है 0.34 वोल्ट। और ई नॉट जेड एन 2 प्लस ऑब्लिक जेड एन, ये हमारे पास होते हैं -0.76 वोल्ट। तो ऐसी बेटा जब आपको ई नॉट वैल्यू दे रखी है तो आप देखते साथ ही पहचान सकते हो कि एनोड कौन सी है और कैथोड कौन सी है। तो देखिए इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये वाली बिगर वैल्यू हो रही है, क्या है, स्मॉल वैल्यू, तो ये आपकी किसकी तरह करेगी, कैथोड, एंड दिस वन इज एनोड, इस टाइप से, ठीक है बेटा। अब इसको रब कर देते हैं हम, इसको आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक जनरल सेल होता क्या है, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या हुआ, केमिकल एनर्जी जब चेंज हुई किसमें, देखो केमिकल एनर्जी रिएक्शन टेक प्लेस करी, तब जाके क्या निकले, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहां गए, एनोड से कैथोड पे, उसकी वजह से यहां पे क्या जनरेट हुआ, आई, आई मतलब करंट। और जब करंट जनरेट होता है यानी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दैट सेल आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है बेटा। एंड दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो हमारे पास आता है बेटा कि हम ये ई नोट सेल हमने निकाला, कैसे निकालते हैं, मुझे सिर्फ एक का निकालना, जैसे मुझे सिर्फ जिंक, क्योंकि जब भी हम निकालते हैं बेटा तो हमेशा क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ई नोट सेल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। कभी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का, मुझे सिंगल कॉपर का निकालना नहीं निकाल सकते, सिंगल जिंक का निकालना हो तो हम सिंगल एक इलेक्ट्रोड किसी भी चीज का नहीं निकालते, ठीक है बेटा। अब इसको एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आपको 1 मिनट 2 मिनट दे रहा हूं, नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करते हैं बेटा, आगे की तरफ मूव करते हैं।
हाँ जी बेटा नोट कीजिए, और जैसे नोट हो जाए प्लीज मुझे 2 या 3 बच्चे कंफर्म कर दीजिए नोट हो गया, फिर हम क्या करते हैं आगे की तरफ मूव करते हैं। नोट। ओके 1 स्टूडेंट। आप बेटा इस टाइम ओके 2 स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में अपने नोट्स ओके आप उसको नोट्स बना लेना। ओके बेटा चलिए, अब हम क्या करते हैं बेटा कि मुझे एक सिंगल इलेक्ट्रोड, जैसे मुझे एक कॉपर का इलेक्ट्रोड निकालना है, मुझे दूसरा इलेक्ट्रोड नहीं दे रखा, मुझे सिर्फ कॉपर का निकालना है मुझे, क्योंकि हम जब भी निकालते हैं तो ई नोट सेल जब निकलेगा तो हमेशा ई नोट सेल निकलेगा, एक तो निकलेगा नहीं। जैसे हम यहां निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो ई नोट सेल आएगा तो वैल्यू पुट करेंगे, तो ई कैथोड कितना हमारे पास ये रहा 0.34 माइनस में, और ये माइनस 0.76। जैसे इसको सोल्व करते बेटा तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 0.76 ऐड करते बेटा तो ये 0 हो गया, ये 10 और 11 यानी 1.1 वोल्ट आया। तो हमेशा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है, सिंगल इलेक्ट्रोड का नहीं निकाल सकते, ठीक है बेटा। तो हमेशा क्या निकलता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सिंगल इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, तो ध्यान से सुनिए बेटा, हम करते क्या हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, जब भी हमें सिंगल इलेक्ट्रोड निकालना हो तो उसके लिए हम हमेशा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोड लेते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है ये हमारा कहलाता है, दूसरा नाम होता है इसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और स्टैंडर्ड, ये सिंपल हम बात करते हैं पूरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और बेटा देखिए मैं पहले बता रहा हूं, जहां आपको ना समझ में आ रही वो मुझे बता देना, मैं वहीं से आपको रिपीट कर देता हूं। देखिए जब हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज की, तो देखो आपने देखा था सबसे ज्यादा हम बात करते हैं तो जब भी हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं तो हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन से नीचे जितने भी होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स होते हैं सारे क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव। जो बेटा जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, याद रखना, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है वे हमेशा किसकी तरह करते हैं, एनोड की तरह, और जो लेस रिएक्टिव होगा वो कैथोड की तरह हमेशा एक्ट। तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड को बीच का ले लिया। तो याद रखना जब भी हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं या स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, पूरा नाम ये है बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल होता है यानी ई नॉट एच पॉजिटिव ऑब्लिक H2, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है बेटा, ये इस टाइप से H, ये थोड़ा बड़ा लिख देता हूं आप लोगों को इजीली दिख जाएगा, ई नॉट H पॉजिटिव ऑब्लिक H2। इसका जो इलेक्ट्रोड होता है पोटेंशियल वो क्या होता है, 0, ठीक है बेटा। तो इसका जो पोटेंशियल, क्योंकि हमने क्या मान लिया, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं होता क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत हाई होती है, इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होता है, 0 होता है। आपके सिलेबस में नहीं है क्यों 0 होता है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0। अब ध्यान सुनो, तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो हम लिखेंगे द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0, ठीक है बेटा, कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए जैसे मैंने क्या करा, यहां पे हाइड्रोजन पुट कर दिया, अब देखिए ये हाइड्रोजन पुट कर दिया, और आप भी देख रहे हो जो कॉपर होता है वो हमेशा कहां मिलता है, हाइड्रोजन से नीचे, तो हाइड्रोजन क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में मोर रिएक्टिव, तो ये किसकी तरह करेगा, एनोड की तरह, और ये किसकी तरह करेगा, कैथोड की तरह। आप देखिए रिएक्शन क्या टेक प्लेस करेगी, जब हम बात करते हैं तो यहां से ये H2 टूटेगा किसमें,
H पॉजिटिव में और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर देता है। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, एनोड से किस पे गए, कैथोड पे। अब कैथोड पे गए तो रिएक्शन टेक प्लेस कर गई। अब जब मुझे ई नॉट सेल निकालना है, तो मेरे को तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा, क्योंकि यहां पे जो भी निकालते हैं बेटा वो हमारे पास हमेशा जो कैलकुलेट होता है वो क्या होता है, ई नॉट सेल। और मैंने मेजर किया है कि ई नॉट सेल मेरे पास है 0.34 वोल्ट। ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनिक सेल, और ये मेरे पास आ गया 0 प्लस का 0.34 वोल्ट। बट ये तो पोटेंशियल डिफरेंस निकला, मुझे तो पोटेंशियल निकालना था। तो हम क्या करते हैं, ई नॉट H पॉजिटिव H2, क्योंकि एनोड है। सॉरी, सबसे पहले क्या, जब ई नॉट से निकालते हैं, ई कैथोड, कैथोड किसकी है, कॉपर की। तो ई नॉट कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर माइनस में ई नॉट H पॉजिटिव ऑब्लिक H2। बेटा देखने यहाँ पे 2H आया है, और बट जब भी हम स्टैंडर्ड की लिखते हैं तो यहाँ पे सिंपल विदाउट बैलेंसिंग इट्स कोएफिशिएंट को लिखा जाता है। आप देखिए 0.34 ये हमारे पास आ गई ई नॉट कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर, और हाइड्रोजन की कितनी होती है, 0, और 0 को लिखो ना लिखो तो सिर्फ पोटेंशियल किसका निकल गया, सिर्फ कॉपर का पोटेंशियल निकला बेटा। ओके, ठीक है बेटा, सिर्फ पोटेंशियल किसका निकला, कॉपर का। ये सर देखिए वो इस रिपीट सेट। कर दो, कंफ्यूजन। ओके बेटा, देखो ध्यान से देखना, जब मैंने आपकी बात करी तो ध्यान से सुनो। हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रेफरेंस की तरह यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो किसी का भी पोटेंशियल इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जैसे हमने कहा यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने एनोड इलेक्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये एनोड की तरह एक्ट करा। अब जब मैंने ई नोड सेल, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करे कहां से, एनोड से कैथोड, तो गैल्वेनिक सेल की हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ई नोट सेल कैलकुलेट करा, और ई नोट सेल कैलकुलेट करने के बाद हमारा कितना है, 0.34 वोल्ट आया। तो ई नोट सेल का फॉर्मूला आपको पता है, ई नोट सेल क्या होता है बेटा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे क्या है, कॉपर, कॉपर कॉपर 2 प्लस से किस में चेंज हो, कॉपर में। देखिए कॉपर 2 प्लस कॉपर सॉलिड, माइनस में ई नोट एनोड, एनोड किसके, हाइड्रोजन, H पॉजिटिव ऑब्लिक H2। आप देखो यहां पे ई नोट सेल तो आपने निकाल लिया था, कॉपर का मुझे निकालना है, और हाइड्रोजन को आपको पता है कितना होता है, 0। जब इसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ जी बेटा, हाइड्रोजन का 0 हो गया, और 0 को जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो सिर्फ किसकी निकल गई, कॉपर की। ऐसे बेटा किसी की भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, मतलब हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल पुट करके हमेशा दूसरे इलेक्ट्रोड का क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट, क्योंकि हाइड्रोजन का इटसेल्फ पोटेंशियल क्या होता है, 0। इसीलिए बेटा ये किसी और के पोटेंशियल को निकालने में क्या आता है, हेल्प आता है, हेल्पफुल होता है। तो हम यही लिखते हैं बेटा कि क्वेश्चन सीबीएसई में आता है, हाउ कैन यू से दैट, how can you say that hydrogen electrode is considered, मैं देख लेता बेटा कंसीडर्ड बोर्ड पे आया नहीं आया, बिल्कुल नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैं उसको ऊपर की तरफ कर देता हूं बेटा, बता दिया करो नहीं आ रहा तो बेटा स्क्रीन पे, अब मेरी स्क्रीन पे आ गया। चलिए, हाउ कैन यू से दैट, सीबीएसई का क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाउ कैन यू ये से तो बोर्ड दैट, पे विजिबल नहीं है। हाँ जी बेटा, क्या हो गया, ब्लर हो गया, कैसा हो गया ये बताइए, अब तो विजिबल होगा ये, एक यस बार सर। देखो। हाँ जी बेटा देखिए, हाउ कैन यू से दैट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज considered to be as रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जगह क्यों की तरह क्यों यूज करते हैं, कैसे कह सकते हो, क्योंकि बेटा हम इसे कह सकते हैं क्यों, इसका आंसर लिखेंगे, बिकॉज द ई नॉट वैल्यू ऑफ, या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0।
ठीक है बेटा, पोटेंशियल कितना होता है हाइड्रोजन का, हमने कहा 0 होता है, और ब्रैकेट में लिख देते हैं E नॉट H पॉजिटिव ऑब्लिक H2 इज इक्वल टू 0. So it is helpful to calculate the potential of other electrodes. ठीक है बेटा, ये हमारे पास जितने भी अदर इलेक्ट्रोड्स है उनकी पोटेंशियल निकालने में क्या होता है, हेल्प करता है. और ये बेटा एनोड और कैथोड दोनों की तरह भी एक्ट कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे जितने होंगे जब ये एनोड की तरह एक्ट करेगा, और हाइड्रोजन से जब ऊपर लोगे तो ये खुद को किसकी तरह बिहेव कराएगा, कैथोड. तो ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, इसीलिए भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे दोनों के कैलकुलेट कर सकते हैं, एनोड के भी और कैथोड के भी. इसमें कोई डाउट बेटा? चलिए, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाई द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कंसीडर्ड टू बी एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड. तो पहला क्वेश्चन यही है बेटा, बिकॉज इसका पोटेंशियल 0 होता है और ये हेल्पफुल होता है कैलकुलेट करने के द पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड व्हिच इज कनेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू अदर इलेक्ट्रोड, या यहां लिखो विद रिस्पेक्ट टू. ये बेटा अदर इलेक्ट्रोड, सिंपल सी बात है, खत्म. इसमें कोई डाउट हो तो बताइए बेटा मुझे, यहां तक अभी तक कोई डाउट है? आज फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसका करने वाले हैं जो हमारे पेपर में आने वाला है. ठीक है बेटा, क्योंकि सीबीएसई ने सिलेबस खत्म कर दिया है, कम कर दिया है, तो पहला इंपॉर्टेंट ये बेटा, और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराने वाला हूं, और वो हमारे पास है, रब कर दो बेटा इसे. हाँ जी, देखिए तो क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप ध्यान से सुनना. इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस से हटा दी गई है, इसलिए हमारे पास अब सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बचा है. तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटा, नर्स्ट इक्वेशन. और ये इक्वेशन हमारी किसमें हेल्प करती है बेटा, टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द सेल, टू कैलकुलेट द पोटेंशियल of the cell, चाहे वो हाफ सेल हो चाहे कंप्लीट सेल. ध्यान से सुना बेटा. तो सबसे पहले हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे हाफ सेल के लिए. इसके लिए हाफ सेल के लिए देखिए बेटा, फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए. जितनी बार न्यूमेरिकल आप करोगे, आज मैं आपको इसी के बेसिस पे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, यानी 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब होगा टोटल 10 क्वेश्चन ऐड करके करते हैं. 4 और 5 9 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे. तो ये 10 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे करने हैं देखिए, जब हम हाफ सेल की बात करते हैं तो ई सेल लिखने का फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू में ई नॉट सेल माइनस में 2.303 RT ओवर NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जो भी आपने सेल लिया. यहाँ पे मोस्टली हमारे पास मेटल ही होते हैं, मैंने मेटल ले लिया और इसके ऊपर कोई भी चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो, और ऊपर आ जाएगा कोफिशिएंट. ये अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको फॉर्मूला आया कैसे. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जो हमारे पास आर है. हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो. सर ये एम मेटल के लिए है? हाँ जी बेटा, मेटल के लिए यूज होगा. बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी लिखने वाला हूँ, वही यहाँ पे लिखने वाला था मैं एब्रीविएशन में. जब कोई भी बेटा मेटल जो है Mn, कोई भी n इलेक्ट्रॉन लेके किसमें चेंज हो गया, मेटल सॉलिड में चेंज हो गया. ठीक है बेटा, और ये m रिप्रेजेंट करता है किसी भी मेटल को, क्योंकि जब हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं उसमें सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पास मेटल होते हैं, इसलिए m को हम मेटल से रिप्रेजेंट करें. वो इलेक्ट्रॉन n क्या है यहाँ पे, ये जो n है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. ठीक है बेटा, जो ट्रांसफर होते हैं एनोड से किस पे, कैथोड पे, ये वाले. चलिए, तो ई नॉट सेल आप निकाल सकते हो. ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये हमारे पास हो गया. ये तो हम निकाल सकते हैं, कैथोड और एनोड की वैल्यू आपको हमेशा गिवन रहेगी. अब 2.303 आपको पता है,
आर क्या होता है हमारे पास? आर होता है बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और T क्या है बेटा हमारे पास? T है टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। F फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 9654778। एक्चुअल में ये वैल्यू होती है, बट जब हम इसको सोल्व करते हैं बेटा न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन आप देखो टफ हो जाएगी, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम यहाँ पे 96500 यूज करते हैं 478, सॉरी 965400 कूलम, इस टाइप से, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या होती है आर की वैल्यू, तो ठीक है बेटा ये हमारे पास किसकी है आर की वैल्यू। अगर मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, सॉरी 478 तो 10, ठीक है बेटा, तो 96500 कूलम ये लिखते हैं हम, 47 होते हैं, 2 तक होती है, तो इसको इजी करने के लिए हम क्या ले लेते हैं बेटा 96500 लेते हैं। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए ये इसको रब कर देता हूं मैं, जब हमारे पास टेम्परेचर, और बेटा आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, तो ई सेल इज इक्वल टू में ई नॉट सेल माइनस में, देखो आर की वैल्यू आपके पास है कितनी है बेटा 8.314, टेम्परेचर मैंने आपको दे दिया 298 केल्विन, एफ फैराडे कांस्टेंट आपके पास है 96500। तो इन सभी को सोल्व करने के बाद हमारे पास एक छोटी सी वैल्यू होती है 0.059, ठीक है बेटा, अपॉन में एन, किस किस की वैल्यू पुट कर दी आपने, आर की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू और फैराडे की वैल्यू। इन तीनों की आर की आपके पास क्या है 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन और फैराडे 96500 कूलम। और बेटा याद रखना मोस्टली जितनी भी रिएक्शन होती है सारी की सारी रूम टेम्परेचर पर टेक प्लेस करती है। जब आपके पास सीबीएसई पेपर में टेम्परेचर 225 दे रखा हो या ना दे रखा हो, कई बार क्वेश्चन में नहीं देता, तो सब एज्यूम करना है कि रिएक्शन टेक प्लेस एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमें डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, लॉग 1/m n पॉजिटिव और उसका कोफिशिएंट। एनी डाउट बेटा? तो ये हमारे पास हो गया हाफ सेल का फॉर्मूला। अब हम जब कंप्लीट सेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कंप्लीट सेल, उसका क्या फॉर्मूला होगा देखिए। तो उसके लिए हम लिखें बेटा ई सेल इज इक्वल टू में ई नॉट सेल, वही माइनस में, चलो पहला पूरा कंप्लीट लिखते हैं, सेम यही फॉर्मूला, माइनस 2.303 RT over NF log concentration of anode over में concentration of cathode। कैसे बेटा वो एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। ये इसके ऊपर कोफिशिएंट आ गया, जो भी कोफिशिएंट है देखिए, फॉर एग्जांपल मैं डैनियल सेल लेता हूं, देखिए ध्यान सुना, और इसका दूसरा जब ये वैल्यू आर टेम्परेचर, एक बार उसको भी पढ़ेंगे, व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन, ठीक है बेटा। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पुट करना कौन सा, ई सेल इज इक्वल टू में ई नॉट सेल, और मोस्टली बेटा हर क्वेश्चन में आपका यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2.303 RT, और आर की वैल्यू पुट कर दी, टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दी आपने, ये वाले चला गया, तो हमारे पास क्या है माइनस का 0.059 डिवाइड बाय 1 2 3 और 4, इनकी वैल्यू पुट करके बचा कैसे एड, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड कोफिशिएंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड और इसका कोफिशिएंट, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब मैं आपको लिखवाने वाला हूं, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास जो सेल है वो कौन सा सेल था,
गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल है? गैल्वेनिक सेल। इसके लिए मैं ई नॉट सेल लिखते हैं, नर्स इक्वेशन लिखते हैं गैल्वेनिक सेल के लिए। देखिए गैल्वेनिक सेल क्या था हमारे पास, ध्यान सुना, जिंक, दोबारा से लिख रहा हूं, सॉलिड, इसमें चेंज हुआ था Zn2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या करते रिलीज किए थे, दैट वाज एक्सेप्ट बाय कॉपर सॉलिड, और कॉपर सॉलिड चेंज हुआ किसमें, कॉपर 2+। तो देखिए बेटा कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां से यहां 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज और यहां से यहां 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। तो नेट इलेक्ट्रॉन यानी n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, याद रखना कितने इलेक्ट्रॉन आए, n की वैल्यू की 2। तो यहाँ पे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आया, ये n की वैल्यू निकालनी है बेटा। n की वैल्यू कैसे आई ये समझ में आया तो बताइए मुझे, समझ में आया n की वैल्यू कहां से आई है? ठीक है बेटा, अब रिपीट कर दो। रिपीट करूं, देखो, हाँ बेटा बोलो, देखिए दोबारा से रिपीट करता हूं, देखो ध्यान सुना, जो जिंक सॉलिड है बेटा ये किसमें चेंज हुआ था, Zn2+ एक्वस, और कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब आपके कैथोड पे पहुंचे तो ये कॉपर सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें चेंज हो गया, कॉपर सॉलिड में। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 2 का। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है या इसमें n की वैल्यू है, कहीं पे भी पुट करते हो तो n का जो चेंज आया वो n, तो रिप्रेजेंट मैंने कहा था n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो 2 इलेक्ट्रॉन देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो नेट 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया। बात समझ में आई बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ई सेल इज इक्वल टू में ई नॉट सेल माइनस में, मैं ये रब कर रहा हूं बेटा, अब ये समझ में आ गया आपको, 0.059। अब यहां पे बेटा n की वैल्यू कितनी होगी, मैं n पुट कर देता हूं अभी, नेक्स्ट वाले स्टेप में पुट करेंगे इसकी वैल्यू n की, लॉग एनोड। देखिए बेटा, या फिर हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट में आपके पास क्या है, वो याद है आपको 11th क्लास का इक्विलिब्रियम चैप्टर, इक्विलिब्रियम में जब लिखते थे तो कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखते थे, प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे सेम हम क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम यहां लिखेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ किसकी, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है हमारे, प्रोडक्ट Zn2+ एक्वस, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड। अब ध्यान सुनो, इसके आगे कोफिशिएंट कितना है बेटा, 1, कोफिशिएंट 1 हो गया, इसके आगे भी क्या है, 1, 1 हो गया, डिवाइडेड बाय जिंक सॉलिड, इसके आगे कोफिशिएंट कितना है, 1, तो इसके ऊपर 1 आ गया, और नहीं सॉरी यानी कॉपर 2+ एक्वस, तो यहां पे आएगा कॉपर 2+ एक्वस, और इसके आगे कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 आ गया। अब देखिए बेटा, मैंने आपको 11th क्लास में सिखाया था द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज टेकन टू बी 1, और कांस्टेंट लेते हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है किसी भी सॉलिड की, हम लिखते हैं तो हमेशा क्या रहती है, 1, इसलिए हमने इसको सॉलिड को यहां से क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है, 1। इसलिए सिर्फ यहां क्या बचा, जिंक, और जिंक किसका पार्ट है, एनोड का कैथोड का, एनोड का पार्ट है इसलिए मैंने एनोड लिखा, और कॉपर किसका पार्ट है, कैथोड का, इसलिए मैंने कैथोड लिख दिया। तो जनरली आपका यही बनता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ इस फ्रैक्शन कॉपर 2+ एक्वस, और जनरल मैंने ये लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है बेटा, नर्स इक्वेशन। समझ में आया बेटा? अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा इसके ऊपर बेस्ड, कैसे करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व वो देखिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे शुरू करते हैं बेटा, और जैसे नोट हो जाए मुझे बता देना, ठीक है? फिर एक न्यूमेरिकल लेके हम उसको सोल्व, डन, ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, हो गया सर। ओके ओके बेटा। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक अरिहंत की किताब है, ये वाली सॉल्यूशन, मतलब अरिहंत है लास्ट 10 ईयर्स की, मैंने किसी बच्चे से मांगी थी। अब इसमें से मैं क्वेश्चन निकालता हूं, लास्ट 10 ईयर्स का एक क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, ठीक है बेटा? चलिए इतने आप लोग नोट कीजिए, मैं एक बार न्यूमेरिकल ढूंढ के एक बार निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए। वैसे आप मेरी हेल्प करते हैं हमेशा किताब में से क्वेश्चन ढूंढने के लिए, मेरे को किताब जब भी दे देते हो खोल के, बट इस बार मुझे अपने आप ही मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। चलिए पता लग गया बेटा, क्वेश्चन हमें आ चुका है हमारे पास, हाँ जी।
देखिए क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको दिखा भी देंगे हम। हाँ जी सर, देखिए मैं आपके पास लेके आता हूं। हाँ जी, थोड़ी देर हम इसको कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, ऑल इंडिया सीबीएसई 2013। देखिए लिख रखा है बेटा, यानी 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। एजी सॉलिड स्लैश एजी पॉजिटिव 10⁻³ कंसंट्रेशन दे दी। सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस 10⁻⁻1 ऑब्लिक कॉपर सॉलिड। गिवन आपको क्या दे रखा है, ई नोट सेल दे रखा है और log 10 की पावर n इक्वल टू n। तो एज इट इज मैं लिख देता हूं आपके लिए क्वेश्चन, तो हम उसके बाद करते हैं बेटा जल्दी जल्दी। ये देखिए नर्स्ट इक्वेशन के अंदर तो जो जो आपको गिवन है वो मैं लिख देता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है बेटा, एजी सॉलिड ऑब्लिक एजी प्लस 10⁻³ m, सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस 10⁻⁻m स्लैश कॉपर सॉलिड। और हमें गिवन है ई नॉट सेल प्लस का 0.46 वोल्ट। अब ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले यहां देखो, इसमें रफ साइड में लिख लेना, एजी से चेंज हो रहा है किसमें, एजी पॉजिटिव के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का। कॉपर 2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि कॉपर 2 प्लस है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लिए। किसमें चेंज हुआ, कॉपर सॉलिड में। आप ध्यान सुनो, ऊपर वाले केस में तो 1 इलेक्ट्रॉन है और इस वाले केस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, यानी दोनों तरफ दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होने चाहिए, सेम रहने चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2 आएगा। अब यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए जब n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2। तो ये हमें सबसे पहले पता लग गया n की वैल्यू 2 है। अब हम लिखते हैं नर्स्ट इक्वेशन इसके लिए। तो E सेल इज इक्वल टू में E नॉट सेल माइनस में साफ साफ हमें दे रखा था बेटा 25 डिग्री सेल्सियस, इसलिए मैंने 298 हम करते हैं माइनस का 0.059 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। एनोड आपको पता है सोल्ट ब्रिज में सबसे पहले एनोड लिखी जाती है और फिर कैथोड। एनोड है, एनोड क्या है बेटा, आपके पास Ag पॉजिटिव, क्योंकि सिर्फ आयनिक फॉर्म लिखनी है। ध्यान सुना, सिर्फ आयनिक फॉर्म लिखनी, डिवाइड बाय कॉपर प्लस यहां पे भी आयनिक फॉर्म लिखनी। अब देखो बेटा Ag के आगे कोफिशिएंट देखो, हमने खुद लगाया बैलेंस करके, कितना कोफिशिएंट आगे 2, इसलिए यहां पे 2 लगाएंगे। और 90% बच्चे यहां पे मैं बताता हूं 2 नहीं लगाते, और जैसे ही नहीं लगाओगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा बेटा। ये चीज याद रखना। तो हमेशा जब भी आप नर्स्ट इक्वेशन लिखते हो तो सबसे पहले इक्वेशन को इस साइड में, रफ साइड में बैलेंस करना और देखना क्या दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। यदि इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तभी रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। आप ध्यान से देखिए, ई नोट सेल मुझे दे रखा है 0.46 माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग वैल्यू पुट करते हैं बेटा। Ag की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी कंसंट्रेशन 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉपर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये 10⁻⁻1 0.046 माइनस में इसको सोल्व करते बेटा आएगा 0. या थोड़ी देर छोड़ दीजिए इसको, 59 डिवाइडेड बाय 2 लॉग। आप देखिए 10 की पावर मल्टीप्लाई होती है 10⁻⁻6 और 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और 10 कितना हो गया, -5। भाई इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए जल्दी जल्दी। 5 आया बेटा। अब इस 5 को आगे की तरफ ले आते हैं, तो 0.046 इंटू में 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में माइनस का 5 आया। ये इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं, आएगा 0.0, सबसे पहले 2 पे जाएगा बेटा, उसके बाद 1 रिमाइंडर आया 90 और ये 5, ठीक है। और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस। इसको यहां लिख देता हूं 0.046 प्लस 0.0295 इंटू में 5 कर देता था। 5 5 25, 45 40 47 4 10 और 1 14, ये हमारे पास आ गया 0.147। और इसमें हमें ऐड करना है, ओहो ये कहां से जीरो मैंने ऐड कर दी,
सॉरी 4 6 हमें ऐड कर देना, तो 7 5 ये कितना होगा 10, 1 रिमाइंडर कितना होगा बेटा 6.0, तो ये आ गया 0.6075 वोल्ट, ये आपका आंसर है। तो ई सेल इज इक्वल टू में 0.6075 वोल्ट, ये हमारे पास आंसर है। तो इसमें मेन चीज क्या थी बेटा, इसमें दो चीजें मेन है, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना और दूसरा इसके कोफिशिएंट को मेंशन करना, इन कोफिशिएंट को। तो इन कोफिशिएंट को मेंशन करने के लिए आप सेपरेटली एनोड और कैथोड की रिएक्शन अलग अलग लिखोगे, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, आप बताइए। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होगा। एजी, हाँ जी बेटा, एजी सर एजी का कोफिशिएंट 2 कैसे आया? एजी का कोफिशिएंट 2 कैसे आया? देखो देखो मैं दोबारा बताता हूँ, देखो एजी से जब मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनना इस रिएक्शन को, एजी से हमें ये सेल रिएक्शन दे रखी थी, एजी से वो चेंज हुआ किसमें, एजी प्लस, देखो साफ साफ इसने देखा एजी से किसमें चेंज हुआ, एजी प्लस में, और कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का, देख रहे हो साफ साफ, क्योंकि इस पे +1 चार्ज है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन। कॉपर 2+ है, तो 2+ का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तभी तो कॉपर सॉलिड में चेंज होगा। इस रिएक्शन में एंड कैथोड पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, बट एनोड पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ही इक्वेशन में हमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ेगा। 11th क्लास में मैंने आपको कहा था ना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम होना चाहिए, एनोड और कैथोड में। तो सेम करने के लिए क्या करें, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी 2, ये भी 2, और ये भी क्या हो गया 2। अब इस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन और इस इक्वेशन में भी क्या हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से बेटा अब यहाँ पे एजी के आगे क्या आ गया, कोफिशिएंट देखो साफ साफ 2 आ गया, ये देखिए एजी के आगे कोफिशिएंट कितना आ गया 2, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया है। तो इन दोनों केसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे बेटा, तभी ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। और मैं आज जब आपको असाइनमेंट दूंगा तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको, मैंने कहा 10 क्वेश्चन, एक मैंने करा दिया, 9 क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको, तो वो क्वेश्चन आप सोल्व करके देखना, तो 101% आपको ये वाले नर्स इक्वेशन आ जाएंगे बेटा, और आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। सर ई नोट की वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है? बेटा ई नोट की वैल्यू जब नेगेटिव होगी, ध्यान से सुना, जब यहां पे भी ये भी गैस होगा और इस साइड भी दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं, तब हाईली रिएक्शन क्या होती है, अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होती है, अपने आप टेक प्लेस करती है। उस केस में ई नोट की वैल्यू नेगेटिव आती है। सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, जब दोनों ही क्या हो, गैसियस स्टेट में, ठीक है बेटा, तभी ई नोट की वैल्यू नेगेटिव आती है। एक कंडीशन सिर्फ यही है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है, दोनों क्या हो, गैसियस स्टेट में, तब हो सकता है बेटा, ठीक है ना। यदि इन दोनों में से यदि कोई सा भी एक सॉलिड है और दूसरा गैस है, तो हमेशा ई नोट पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव कब आएगी, जब दोनों ही किस स्टेट में हो, गैसियस स्टेट, ठीक है बेटा। और कोई क्वेश्चन बेटा? आवाज नहीं आ रही, थोड़ी क्लियर, मेरे को आवाज एकदम से वो हो रही है आपकी, रुक रुक के आ रही है, बताइए बेटा। जब हमने, हेलो सर जब हम न्यूमेरिकल शो करेंगे तो शो करनी है रिएक्शंस, मतलब आंसर में? बेटा आप, ये आपकी मर्जी है, आप शो ना करो तो करो, नहीं करो तो आप साइड में लिखो, बट आपको यहां से देखो, सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना शुरू करना है, यहां से लेके, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकाल के दिखाओगे ना ये वाले, तो ये आप रफ में लिखो चाहे फेयर में लिखो, वो आपकी मर्जी है, बट आपको शुरू यहां से करना है, ये फॉर्मूला इसी टाइप से लिखना शुरू करना है, और यहां से लेके यहां तक आपको खत्म कर देना है ये क्वेश्चन। ये आपकी मर्जी, आप दिखाओ ना दिखाओ, ये भी आपकी मर्जी है, दिखाओ ना दिखाओ, बट जब आप खुद करोगे तो ये रिएक्शन आपको रफ में तो लिखनी पड़ेगी, तो उससे बेटर आप फेयर में लिख दो हर एक रिएक्शन के लिए, ठीक है ना बेटा, ठीक है। ओके बेटा, तो अब और कोई डाउट होगा बताइए, नहीं तो फिर हम इस सेशन को खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है बेटा, क्योंकि 11 बज चुके, आपकी दूसरी क्लास भी होने वाली है अब, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो जिसके डाउट खत्म हो गए बेटा वो लीव कर सकता है, दूसरी क्लास गुड ज्वाइन मॉर्निंग कीजिए। सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर, बाय सर। गुड मॉर्निंग, बाय बेटा, बाय, थैंक यू बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते, नमस्ते बेटा। चलिए कंटिन्यू करना अपनी दूसरी क्लास। ओके बेटा, नमस्ते बेटा।